friends, and this is your friend Amit Nadkarni welcoming you to my channel again. Thank you very much. आप लोगों ने मेरा माउंट आबू का लास्ट वीडियो देखा जो मैंने लास्ट वीडियो पब्लिश किया था। और वो जो माउंट आबू का वीडियो था, मैंने आपको उस वीडियो के लास्ट में बताया था कि ये जो माउंट आबू का राइड मैंने किया था एक दिन में, वो मेरा राइड जो था वो मेरी अपकमिंग राइड के लिए एक प्रिपरेशन राइड था। मैं बाइक देखना चाहता था, बाइक कैसे चल रही है, क्योंकि वो जो अपकमिंग राइड है मेरा 5-7 दिन के बाद करने वाला हूँ मैं। और वो जो राइड है वो मैंने आपको उस वीडियो में ये भी कहा था कि ये राइड जो है वो ड्रीम डेस्टिनेशन है हर बाइकर का। जो भी बाइकर 2-3 साल बाइकिंग कर लेता है उसके लिए वो ड्रीम डेस्टिनेशन है। मैं उस जगह जा रहा हूँ इस वक्त, और मेरा जो राइड है वो यहाँ अहमदाबाद से शुरू होके और वापस अहमदाबाद पे ख़त्म होगा। नॉर्मली मैंने पिछले 4-5 साल से सोलो राइड कर रहा हूँ। मैंने स्पीति वैली कर लिया, केदारनाथ कर लिया, उत्तराखंड पूरा कर लिया, राजस्थान पूरा कर लिया, उसके अलावा मैंने लद्दाख पहले कर चुका था। तो ये 3-4 साल से सोलो करने के बाद इस बार मुझे सामने से मेरे एक फ्रेंड ने एडवाइस किया कि साथ में चलेंगे, एंड ही ऑल्सो डज सोलो लॉट मैनी टाइम्स, ही हैज़ डन सोलो। तो वो अभी इस बार मेरे साथ आने वाले हैं। वो बॉम्बे से बाइक राइड करके आएंगे अहमदाबाद तक, और फिर अहमदाबाद से हम लोग साथ में करेंगे। सो दोस्तों, ये राइड जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है। 21 दिन का राइड है, और मैंने सोचा आपके साथ ये इस राइड के थोड़ा सा डिटेल शेयर कर लूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो डेस्टिनेशन है इस राइड का वो 2 जगह है, मेन जगह। एक है उमलिंगला पास, विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। इसने इसको सरपास कर दिया है खारदुंगला पास को। तो खारदुंगला पास से और 3000 मीटर ऊपर है ये। एंड अ प्लेस कॉल्ड डेमचोक विच इज़ बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स ऑफ उमलिंगला पास। तो डेमचोक इज़ अ विलेज विच फॉल्स इन इंडिया एंड चाइना, बोथ कंट्रीज। सो मुझे डेमचोक जाना है। सेम वे मैं नुब्रा जब जाऊँगा तो नुब्रा वैली से आगे देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड तुर्तुक। तो तुर्तुक विलेज के थोड़ा सा आगे थांग विलेज है। थांग विलेज इज सेम लाइक डेमचोक। थांग भी थोड़ा सा इंडिया में है और थोड़ा पाकिस्तान में है। तो ये 2 विलेज मुझे करने हैं, एंड साथ ही साथ मुझे इस बार सच पास भी करना है। सो दोस्तों, ये 20-21 दिन का जो राइड है बहुत अच्छा राइड रहने वाला है। ये राइड में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस राइड में। जैसे इस राइड की आइटनरी क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, इस राइड का बजट क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। फिर इस राइड में परमिट्स मुझे ऑलमोस्ट पूरे लद्दाख के परमिट लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ईस्टर्न लद्दाख भी पूरा कवर करने वाला हूँ और वेस्टर्न लद्दाख भी कवर करने वाला हूँ। तो ये परमिट्स क्या क्या लगेंगे, कैसे परमिट को लिया जाता है, और इस बाइक राइड की प्रिपरेशन क्या होती है। दोस्तों, इस राइड में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो 4 की फैक्टर्स हैं वो है आइटनरी, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आइटनरी, रूट या आइटनरी कुछ भी कह सकते हैं उसको, रूट। दूसरा है बजट। तीसरा है परमिट्स। परमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लद्दाख। आप बिना परमिट के, बहुत सारे सिक्योर प्लेसेस है वहाँ पर परमिट के बिना आप नहीं जा सकते। आप राइड कर रहे हैं, चाहे आप फैमिली के साथ हैं या आप अकेले हैं, डजेंट मैटर एट ऑल, आपको परमिट के बिना वहाँ पर आर्मी अंदर नहीं जाने देगी उन एरियाज़ में। सो परमिट कैसे लेना है, कहाँ पे दिखाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और चौथा मैं शेयर करूँगा आपके साथ प्रिपरेशन। तो ये 4 चीज़ें हमको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। प्लीज़ आप वीडियो में बने रहना। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट की फैक्टर जो है वो है आइटनरी। सो लेट्स टॉक अबाउट द आइटनरी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आइटनरी है, ये हमारा रूट मैप है। हम अहमदाबाद से निकलेंगे, अहमदाबाद से हम जाएंगे जयपुर, जयपुर से हम जाएंगे जलंधर, जलंधर से फिर हम जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से हम जाएंगे कारगिल, कारगिल से ले में फिर 3 नाइट का स्टे है। एक नाइट को तो हम पहुंचेंगे और 2 दिन रुकेंगे वहाँ पर। फिर 3rd डे वहाँ से निकलेंगे, हम जाएंगे हंडर, हंडर इज़ नुब्रा। हंडर से हम जाएंगे तुर्तुक, और फिर वापस आएंगे तो हंडर में भी हमारा 2 नाइट का स्टे है। फिर वहाँ से हम जाएंगे सीधे पैंगोंग, पैंगोंग में मेरक विलेज में स्टे करने का प्लान है। मेरक से हम जाएंगे हानले, हानले में फिर 2 नाइट का स्टे है। फिर हानले से हम जाएंगे, क्योंकि हानले में 2 नाइट का स्टे इसलिए क्योंकि हानले में हम लोग उमलिंगला पास और डेमचोक करेंगे। फिर वहाँ से हम आएंगे सारचू, सारचू से हम आएंगे किल्लर, फिर किल्लर से चंबा आएंगे। किल्लर और चंबा के बीच में सच पास है, वो करेंगे, और फिर चंबा से हम नीचे उतरना शुरू कर देंगे। और उसका हमने आइटनरी इस तरह से बनाया हुआ है। उसमें हमने आइटनरी को 2 स्लाइड्स में डिवाइड किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा पूरा आइटनरी है जो 19 दिन का है, पर 2 दिन और एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट आइटनरी। ये हमारा पहला पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म होता है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे ट्रिप प्लानिंग में वो है बजट। सो बजट भी 3-4 चीज़ों को मिला के बनता है। तो बजट के जो 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं वो एक तो है आपका बाइक का मेंटेनेंस एंड फ्यूल एक्सपेंसेस कितना होगा क्योंकि ये हमारा जो 21 दिन का राइड है, ये इट इज़ ऑलमोस्ट 5500 किलोमीटर्स टू 6000 किलोमीटर्स। उसके हिसाब से क्या बजट होगा, फ्यूल एक्सपेंसेस क्या होंगे, बाइक का मेंटेनेंस क्या होगा, वो एक पहला फैक्टर है।
दूसरा फैक्टर है स्टे का। 21 दिन में हमारा जो स्टे है वो कहीं कहीं पर 2 दिन का है, कहीं पर 3 दिन का है, कहीं पर 1 दिन का स्टे है। तो स्टे का एक्सपेंस क्या रहेगा, अगर मैं अकेला जाता तो क्या एक्सपेंस आता, 2 लोग जाते हैं तो क्या एक्सपेंस आता है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारा हो गया फ्यूल, स्टे। तीसरा है हमारा फूड। तो फूड में ऐसा होता है कि आप जब नॉर्थ साइड ट्रैवल करते हैं, जब आप पहाड़ों में ट्रैवल करते हैं, तो आपको मोस्टली दिन के टाइम पे आपको मैगी या ऑमलेट ये सब खा के गुजारा करना पड़ता है। टिल उधमपुर श्रीनगर तक आपको, श्रीनगर कारगिल तक आपको खाना मिलता है, ढाबे वगैरह रहते हैं। कारगिल के आगे जब आप पहाड़ों पे ऊपर लद्दाख की तरफ जाते हैं तो आपको मोस्टली मैगी, चाउमीन, चाइनीज़ या ऑमलेट, इस पे आपको पूरा दिन निकालना पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने कुछ बजट उसका भी बनाया हुआ है, स्टे का, फ्यूल, अपना फूड का। सो फूड का क्या एक्सपेंस आता है, अगर अकेले हैं आप, 2 लोग हैं, तो उसके हिसाब से क्या आता है। ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। चौथा हो गया आपका अनप्लैंड एक्सपेंसेस। अनप्लैंड एक्सपेंसेस में आपका बाइक का सडन कोई ब्रेकडाउन हो गया, या आपको स्टे के लिए जो आपने बजटेड रूम प्लान किया था वो नहीं हुआ, तो किसी बड़े हायर फेयर में आपको स्टे करना पड़े, या फिर आपको कहीं पर ज़्यादा दिन स्टे करना पड़े, तो वो सारे अनप्लैंड एक्सपेंसेस जो हैं वो एक फैक्टर होता है। तो 4 फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होते हैं बजट में, वो ये होता है। एक तो आपका बाइक का फ्यूल एंड मेंटेनेंस, दूसरा होता है आपका स्टे, तीसरा होता है आपका फूड, और चौथा होता है आपका अनप्लैंड एक्सपेंसेस। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन का, वो है एक्सपेंसेस ऑफ दिस ट्रिप, बजट। बजट में अगर हम सबसे पहले बात करें फ्यूल की और मेंटेनेंस की, तो फ्यूल का हम सारा डिपेंड करता है एवरेज पे, आपकी बाइक क्या एवरेज देती है। तो हर बाइक का एक अपना एवरेज होता है, माइलेज होता है। अब मैं मेरी बात करूं तो मेरी जो बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350 सीसी। वो सिटी में अगर मुझे 35-37 का एवरेज देती है, तो पहाड़ों में मैं उसी एवरेज को -9-10 कर लेता हूँ। तो मैंने जो एवरेज लिया है, जो मैंने कॉस्ट निकाला है, वो मैंने 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट निकाला है। तो जो भी बाइक आपके पास है, आप उस हिसाब से प्लान कीजिए कि अगर सिटी में आपकी बाइक 40 का देती है तो आप 30 का पकड़ के चलिए, क्योंकि पहाड़ों में ऑफ राइडिंग बहुत होती है, ऑफ राइडिंग होती है, चढ़ाई बहुत होती है, रोड नहीं होते हैं बहुत जगहों पे, तो आपको पत्थरों में चलाना पड़ता है। तो उस वक्त आपकी बाइक सिर्फ फर्स्ट सेकंड में ही चलती है, थर्ड गियर में भी नहीं जाती है। तो उस समय वो फर्स्ट सेकंड में चलने की वजह से बहुत ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है, उस वजह से आपका जो माइलेज है अपने आप डाउन हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी बाइक का एवरेज 25 रखा है। 25 के हिसाब से आपकी बाइक का जो भी एवरेज है आप उसका कॉस्ट निकाल सकते हो। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे टोटल किलोमीटर्स करने हैं 5500, मिनिमम 5500 किलोमीटर होंगे ही। और मेरे बाइक का एवरेज अगर मैं 25 किलोमीटर पर लीटर पकड़ता हूँ, तो टोटल पेट्रोल मुझे लगेगा 220 लीटर। 220 लीटर को मैंने अभी के करंट प्राइस से अगर लूँ तो 100 रुपये पर लीटर प्राइस है। वो 100 रुपये पर लीटर के प्राइस से मुझे कॉस्ट रहेगा पेट्रोल का 22,000 रुपये। 22,000 रुपये मुझे ये 20-21 दिन की राइड का टोटल कॉस्ट आएगा फ्यूल का। उसके अलावा मैंने मेंटेनेंस ऑफ बाइक, थोड़ा मैंने आपको बताया कि मैंने सारा बजट थोड़ा हायर साइड पे लिया है। तो मेंटेनेंस बाइक का मैंने मेंटेनेंस का 5,000 रुपये पकड़ा है बाइक का। 21 दिन में शायद लग सकते हैं 5,000 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड मेंटेनेंस मेरा आ रहा है 27,000 रुपये। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्यूल का कॉस्ट, फ्यूल का जो बजट हमने बनाया था। और फ्यूल के कॉस्ट के बाद इम्पॉर्टेंट एक कॉस्ट आता है, वो है स्टे कॉस्ट। तो स्टे कॉस्ट भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के होटल में रुकना चाहते हैं। लाइक आप, जैसे मेरा ये जो आइटनरी है वो 21 दिन का है। 21 दिन के ट्रिप में मुझे 4-5 सिटीज़ मिलेंगी, लाइक जयपुर है, अमृतसर है, या रिटर्न में मुझे चंबा है, पठानकोट है। इन सब सिटीज़ में अगर मैं रुकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कहीं पर 400-500 रुपये का रूम मिलेगा। सेम वे लेह में भी मैं 3-4 साल गया हूँ, तो 3-4 सालों में मैंने नहीं देखा कि 500-600 रुपये में कभी रूम मिला हो। और मैं प्रेफर भी नहीं करता, क्योंकि लेह में मैं 2-3 दिन का स्टे रखता हूँ, तो 2-3 दिन के लिए मुझे थोड़ा कंफर्टेबल स्टे चाहिए। सो उस तरह से मैंने अपना कॉस्ट निकाला है। यही कॉस्ट को, स्टे कॉस्ट को और आपका फूड कॉस्ट को, अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोगों में स्प्लिट कर सकते हैं, 3 लोग जा रहे हैं तो 3 लोगों में स्प्लिट करते हैं, तो अपने आप कॉस्ट कम आ जाता है। तो इस बार जैसे हम 2 लोग जा रहे हैं और मैंने जो स्टे कॉस्ट निकाला है वो एक टेंटेटिव कॉस्ट है, वो डिपेंड करता है, मैं हो सकता है उससे मुझे 10% कम भी पे करना पड़े। मैंने एक थोड़ा सा हायर साइड पे लेके वो कॉस्ट बनाया। तो लेट्स सी अबाउट द स्टे कॉस्ट फॉर दिस ट्रिप। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ होटल कॉस्ट जो डाले हैं, जयपुर हो गया या जालंधर हो गया या श्रीनगर हो गया, यहाँ पर थोड़े से हायर कॉस्ट डाले मैंने। सेम वे मैंने नुब्रा में 2 नाइट का कॉस्ट डाला है, तो 2 नाइट का 2,000 मिनिमम कॉस्ट होगा।
एक कंफर्टेबल स्टे के लिए। तो इस तरह से मैंने अपने स्टे को, कंफर्टेबल स्टे को मैंने होटल कॉस्ट में डिवाइड किया है, और ये 2 लोगों के लिए 27,000 का पूरा 21 दिन का होटल कॉस्ट है। सो दोस्तों, ये था हमारा स्टे कॉस्ट, इस ट्रिप का जो बजट बनाया है स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है फूड का कॉस्ट। तो फूड के कॉस्ट में ऐसा है कि जब आप राइड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी फूड, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाऊं, स्पेशली ड्यूरिंग लंच। तो लंच टाइम जो हमारा होता है वो नॉर्मली राइडर्स का ऐसा होता है कि नॉर्थ में जब जाते हैं तो राजमा चावल या थोड़ा सा चावल खा लिया, थोड़ा सा एक आध 2 रोटी खा ली। तो फूड कॉस्ट मैंने बहुत कम रखा है फूड कॉस्ट में। और फिर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जब एक बार आप कारगिल क्रॉस करते हैं टूवर्ड्स लेह, या आप मनाली से आप निकलते हैं और मनाली से आप एक बार मनाली पूरा क्रॉस करके निकलते हैं, कीलोंग वगैरह क्रॉस होता है, उसके बाद आपको सिर्फ मैगी, चाउमीन, अंडा इन पे डिपेंड करना होता है। तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, जहाँ जैसे मैं लेह में 2-3 दिन रुक रहा हूँ तो मुझे वहाँ लंच और डिनर दोनों का कॉस्ट आता है। तो मैंने उस हिसाब से एक शीट बनाई है, वो एक कॉस्ट शीट बनाई है फूड को लेके। वो भी अगेन इट विल बी स्प्लिटेड इनटू 2 इफ़ यू आर गोइंग विद योर कंपनी। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपका अकेले पॉकेट पे आता है। तो लेट्स सी अबाउट द फूड कॉस्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा आप, मैंने जो फूड कॉस्ट लिया है वो मैंने रोज का लंच एंड डिनर लिया है, बट मैंने वो इस तरह से कैलकुलेट किया है कि जिस दिन मैं राइड कर रहा हूँ उस दिन मैंने कॉस्ट थोड़ा कम लिया है, और जिस दिन मेरा स्टे है, रेस्ट डे है, उस दिन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया है, 100 रुपये ज़्यादा बढ़ाया है। तो इस तरह से ये फूड कॉस्ट कैलकुलेट होता है। और अगर आप 2 लोग जा रहे हैं, दिस कॉस्ट इज फॉर 1 पर्सन। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो यही कॉस्ट इंटू 2 हो जाएगा। सो दोस्तों, हमारा बाइक का कॉस्ट हो गया, हमारा फूड का कॉस्ट हो गया, हमारा स्टे का कॉस्ट हो गया। नाउ वी कम टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो हम बोलते हैं अनप्लैंड एक्सपेंसेस, या प्लैंड एक्सपेंसेस में जैसे आपका इनर लाइन का परमिट। व्हेनेवर यू गो टू लद्दाख, मैंने आपको बताया कि आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है। ये लिंक है, मैं आपको लिंक भी शेयर करूँगा कहाँ पर जाके आप इनर लाइन परमिट पहले से ले सकते हैं। तो इनर लाइन परमिट लेने का भी एक कॉस्ट होता है, एनवायरमेंटल फ़ी होती है वहाँ पर कहीं कहीं पर। तो वो सारे फीस आती हैं। उसके अलावा आपके बाइक का कोई ब्रेकडाउन हो गया, या फिर उसके अलावा आपका जो दिन का राइड होता है, हम सिर्फ लंच और डिनर नहीं करते हैं, हम पानी की बोतलें लेते हैं, या हम लोग कहीं पर चाय पीते हैं, जूस पीते हैं, सूप पीते हैं। तो वो सब कॉस्ट भी मैंने कोशिश की है इस कॉस्ट में ऐड करने की। वो एक टेंटेटिव कॉस्ट है, उसको हम पकड़ के नहीं चल सकते कि ये 100% इतना ही कॉस्ट आएगा। जो भी मैं आपको कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ, मेरे राइड जब भी मैं करता हूँ, जब मैं अकेला सोलो राइड करता हूँ, तो ये सारे कॉस्ट मैं पहले से प्लान करके चलता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट द मिसलेनियस कॉस्ट नाउ, विच इज अनप्लैन्ड कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा आप, एडिशनल कॉस्ट में मैंने ये डाला है, वाटर बॉटल्स डाली हैं 18 दिन के लिए, टी, कॉफ़ी, सूप वगैरह डाला है। उसके अलावा मिसलेनियस जो डाला है 2 लोगों के लिए मिला के 5,000। तो 2 लोगों का कॉस्ट टोटल मिला के 9,400 रुपये आ रहा है। तो इस तरह से हमारा टोटल कॉस्ट जो है फ्यूल एंड मेंटेनेंस का, होटल स्टे का, फूड कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट जो भी अनप्लैंड है, वो सब मिला के कॉस्ट ऑफ ट्रिप आ रहा है 70,000 प्लस। सो इसमें सिर्फ फ्यूल जो है वो, अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो फ्यूल अलग हो जाएगा, बाकी जितना फेयर, जितना कॉस्ट आ रहा है वो सब स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह से पर हेड कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 48,000 के आसपास आ रहा है 21 दिन के ट्रिप के लिए। तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने थोड़ा हायर साइड पे लिया है। उसमें मैंने लद्दाख में जो स्टे लिया है वो 3 दिन का मैंने 7,500 रुपये रखा हुआ है, 2,500 रुपये एक कंफर्टेबल स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से जो जैसा चाहे वैसा स्टे कर सकता है, जैसा चाहे वैसा खाना खा सकता है। तो उस हिसाब से अपना बजट आप प्लान कर सकते हैं, राइट। सो दोस्तों, हमने बात कर ली बजट की, हमने बात कर ली आइटनरी की। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, विच इज़ इनर लाइन परमिट्स। लद्दाख में हमको ट्रैवल करने के लिए, लद्दाख में बहुत सारी, देयर आर सेवरल रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस जिसमें ट्रैवल करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो लद्दाख के डीसी ऑफिस से मिल जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इनर लाइन परमिट नाउ। सो लद्दाख में यू हैव सेवरल प्लेसेस, आई विल नेम डाउन ऑल द प्लेसेस एंड आई विल ऑल्सो हैव अ लिस्ट इन द वीडियो ओनली। आपको वीडियो में लिस्ट भी शेयर करूंगा जहाँ जहाँ पर आपको इनर लाइन परमिट लेने की ज़रूरत होती है, जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इन जगहों पर, इस लिंक पे जाके आपको जहाँ ट्रैवल करना है लद्दाख में, उस जगह का आप ऑनलाइन परमिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप पूरा शीट देख लीजिए। इस शीट में आपको कहाँ जाना है उस हिसाब से आप वहाँ का परमिट ले सकते हैं। ऑनलाइन परमिट लेने के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दे रखी है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और फिर वहाँ पे वेबसाइट पे जो जो प्रोसेस दी है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। हो सके तो आप लद्दाख जब भी ट्रिप करें बाइक राइडिंग के लिए तो ये सारे परमिट आप ले लीजिए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, सो दैट आप कभी भी कहीं जाने की इच्छा हो तो आप वहाँ जा सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया है बजट के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया रूट के बारे में, आइटनरी के बारे में, जो मेरा ट्रिप का प्लानिंग है। अब हम बात करते हैं, हमने इनलाइन परमिट के बारे में भी बात कर ली है। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझसे स्किप हो गई थी वो थी मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट, क्या क्या मैं कैरी करके ले जा रहा हूँ, राइट। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट में मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, मेरा एक गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड, लेट इट बी पैन कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपका एड्रेस होता है आधार कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में भी रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी है, इसकी मैं कॉपीज़ भी करके ले जा रहा हूँ और साथ में मैं ओरिजिनल भी कैरी कर रहा हूँ। सेम वे आप जो बाइक लेके जा रहे हैं, जैसे ये मेरी पर्सनल बाइक है, तो बाइक का मुझे RC बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेरा इंश्योरेंस उसका बाइक का बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में मैं हमेशा जब भी मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो एक स्पेयर की जो है उसकी साथ में रखता हूँ मैं, क्योंकि आप पहाड़ों में रहते हैं, अगर आपकी कभी भी चाबी मिसप्लेस हो गई, गुम गई कहीं पर, तो फिर आप स्टक हो सकते हैं, इसलिए एक स्पेयर की हमेशा रखता हूँ मैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारी डॉक्यूमेंट को लेके। दूसरा एक मुझे अभी सुनने में यह आ रहा है कि अगर आप चंडीगढ़ से या फिर आप श्रीनगर से बाइक रेंट पे लेते हैं राइडिंग के लिए लद्दाख में, तो लद्दाख से आगे जब आप जाते हैं, नुब्रा की तरफ जाते हैं, या फिर आप लद्दाख से पैंगोंग जाते हैं या चुशूल हानले करते हैं, तो वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। चंडीगढ़ की बाइक्स पे या श्रीनगर की बाइक्स पे आपको लद्दाख की रेंटेड बाइक होनी ज़रूरी है अगर आप खारदुंगला जा रहे हैं। तो ये मैंने सुना है, मैंने आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, बट ये मैंने सुना है, तो आप प्लीज़ उसका पता कर लीजिए। अगर आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ डालिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल शेयर करने की कोशिश की है। अगर आप उसको इसमें कहीं भी कोई आपको क्वेश्चंस हैं या आपके कोई सजेशंस हैं या कोई कमेंट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। और मैं अगेन आपसे बोलूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं अपने बाइक के प्रिपरेशन के बारे में बताऊँगा कि मैं बाइक को कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ। टाइम आ गया है जाने का, अभी लद्दाख जाने का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो मेरा सामान वामान भी मैं क्या क्या ले रहा हूँ, सेफ्टी गियर्स क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लद्दाख राइड में प्लीज़ इसको आप इजीली मत लीजिए। ज़माने भर की ड्राइविंग आपने की होगी, बट आप लद्दाख में राइड करना है तो आपको बहुत कॉशियस होना पड़ता है। सेफ्टी गियर्स पक्का यूज़ कीजिए, अच्छा हेलमेट यूज़ कीजिए, और हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, गुड बाय।